हेलो एवरीवन, दिस इज एजुकेटर अमित। आज का जो वीडियो है ये ओसी चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्रीज के बारे में। इनका इन डिटेल डिस्कशन हमने किया था कि प्राइमरी में एग्रीकल्चर होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है, ठीक है, फिर जेनेटिक इंडस्ट्री है। सेकेंडरी में भी देखा था हमने, पूरा मैन्युफैक्चरिंग चलता है। और जो टर्शरी सेक्टर या सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है, ये हमने डिस्कशन पहले वीडियोस में कर लिया। अभी ये जो वीडियो है, ये वीडियो में हम कॉमर्स का डिस्कशन करेंगे। कॉमर्स में हम ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अभी जो पहला वाला इंडस्ट्री था, बिजनेस के दो टाइप्स होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में हमने देखा कि पूरा इंडस्ट्री में होता क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। अभी ये जो प्रोडक्शन हुआ है, बिजनेसेस में जो भी प्रोडक्शन हुआ है, ये प्रोडक्शन को बेचना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट का काम करेगा कॉमर्स। तो डिस्ट्रीब्यूट भी एक बहुत बड़ा फंक्शन हो जाता है बिजनेस में। तो ये जो वीडियो है, ये स्पेसिफिक वीडियो में हम कॉमर्स के बारे में समझेंगे। तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कॉमर्स में हम जितना भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक जगह पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फैक्ट्री से जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये फैक्ट्री से हमको मार्केट तक ले जाना पड़ेगा गुड्स को। फॉर एग्जांपल अगर हम पुणे की बात करें, तो फैक्ट्री अगर चाकन में है, चाकन से ये गुड्स लाने पड़ेंगे एक्चुअल पुणे के मार्केट में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है, ये कौन करेगा? ये कॉमर्स करेगा, राइट। तो कॉमर्स क्या है? ये गैप ब्रिज करता है कौन से दो लोगों के बीच में, एक तो प्रोड्यूसर्स के बीच में और दूसरा कंज्यूमर्स के बीच में, ठीक है। जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर्स है, ये दोनों के बीच का जो गैप है, ये गैप को क्या करता है? ब्रिज करता है। कौन? कॉमर्स। कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जो हमने चार्ट टेक्स्ट बुक में देखा था, इसमें हमने देखा था कि जो कॉमर्स है उसके पहले दो टाइप्स है, एक ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में भी और दो सब टाइप्स है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में भी होलसेल, रिटेल। ये सारे चीजों को हम इन डिटेल ये वीडियो में देखने वाले, राइट। तो पहला जो है ट्रेड का, हम पहला पार्ट देखते हैं, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। अभी होम ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पे पूरा हम किसी की बात कर रहे तो इट इज ओनली बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। बेचने खरीदने की बात करेंगे क्योंकि ट्रेड की बात हो रही है। ट्रेड मतलब क्या होता है कि आप चीजें एक्सचेंज करते हो फॉर द मनी और मनी इज वर्थ, राइट। तो यहाँ पे भी बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। बाइंग एंड सेलिंग कहां पे हो रहा है? विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 28 स्टेट्स है। तो 28 स्टेट्स में महाराष्ट्र है, यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, फिर झारखंड है, ठीक है, पंजाब है। तो ये स्टेट्स अगर आपस में अगर ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? होम ट्रेड बोल सकते हैं, क्योंकि विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इंडिया से बाहर ये ट्रेड नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? होम ट्रेड बोलते हैं या इंटरनल ट्रेड बोल रहे हैं। इंटरनली ही गुड्स क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। महाराष्ट्र से गुजरात जा रहे हैं, गुजरात से वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल से वापस महाराष्ट्र आ रहे हैं। तो ये सारे जो ट्रेड है, इसको हम क्या बोलेंगे? होम ट्रेड बोलेंगे। अभी जो होम ट्रेड होगा, ये ऑब्वियसली लोकल करेंसी में होगा। आप अगर इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं तो रुपीज में ही ट्रेड होगा। रुपीज, आप डॉलर में तो ट्रेड नहीं करोगे इंडिया में, इंडिया में तो डॉलर नहीं चलेगा। बट रुपीज जो है, ये लोकल करेंसी जो है, वो रिलेवेंट रहेगी ट्रेड करने के लिए, मनीज या मनीज वर्थ के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होम ट्रेड। होम ट्रेड मतलब जो ट्रेड, जो बाइंग एंड सेलिंग विद इन द कंट्री होता है इंटरनली, इसी को हम होम ट्रेड बोलते हैं, जो लोकल करेंसी में होता है। होम ट्रेड के दो टाइप्स दिए हुए। होम ट्रेड में एक होलसेल ट्रेड है और रिटेल ट्रेड, ठीक है। अभी मैं एक शॉर्ट आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ये होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड चलता कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले पुणे का एग्जाम्पल लिया था। पुणे एक मार्केट है, ठीक है, एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप चीजें बेच सकते हो और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। पुणे में फैक्ट्री सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। क्यों? पुणे में जो रियल एस्टेट के प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा है, और पुणे में इतनी बड़ी फैक्ट्री सेटअप करना थोड़ा सा इंपॉसिबल होता है, क्योंकि इतनी जगह एक्सपेंसिव भी रहेगी और मिलेगी भी नहीं। तो इसलिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं? पुणे के बाहर चाकन में जाके अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं, राइट। अभी चाकन में जाके अगर आप अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर ये फैक्ट्री सेटअप हो गई तो फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होंगे। ऑब्वियसली फैक्ट्री में गुड्स जैसे प्रोड्यूस होंगे, चाकन में जो भी वर्कर्स हैं वहां पे काम करेंगे, फैक्ट्री चलेगी। फिर ये जो गुड्स है, ये ट्रांसपोर्ट के जरिए, ट्रांसपोर्ट ट्रक, ठीक है, व्हीकल्स के जरिए पुणे के मार्केट में ये गुड्स लाए जाएंगे, ठीक है। अभी पुणे का मार्केट, पुणे जो एरिया है वो बहुत बड़ा है।
पुणे के एरिया में अलग अलग एरियाज है, जैसे कि विश्रांतवाड़ी है, विमान नगर है, ठीक है, कात्रज है, ठीक है, कोंडवा है, औंध है। तो ये अलग अलग एरियाज में गुड्स अपने को बेचने पड़ेंगे, राइट। तो ये फैक्ट्री वाला क्या करेगा कि हर जगह पे वो अपना दुकान तो नहीं लगा सकता, हर जगह पे दुकान लगाने का इतना खर्चा वो अकेला नहीं उठा सकता। तो इसीलिए वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक पर्सन को वहां पे होलसेल का काम देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पूना में हम अलग अलग जगह की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कात्रज का एरिया है, फिर उसके बाद विमान नगर का एरिया है, उसके बाद औंध का एरिया है, ठीक है, उसके बाद केपी का एरिया है, कोरेगांव पार्क। अभी ये सारे एरियाज में ये फैक्ट्री वाले को अपने गुड्स बेचना है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, अभी पूना डिवीजन के लिए, ठीक है, पुणे के लिए यहाँ पे एक होलसेलर सेटअप किया जा सकता है, मतलब एक ही आदमी, ये फैक्ट्री से गुड्स सारे एक आदमी को जाएंगे, ठीक है। ये आदमी क्या करेगा, ये पुणे का होलसेलर रहेगा, पुणे का होलसेलर, और यही पुणे का होलसेलर ये अलग अलग एरियाज में गुड्स बेचेगा। अब ये जो होलसेलर है, ये होलसेलर का बहुत बड़ा वेयर हाउस रहेगा पुणे में। ये वेयर हाउस में वो क्या करेगा, फैक्ट्री से गुड्स लेके आएगा, वेयर हाउस में रखेगा, वेयर हाउस से ये गुड्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग जो कात्रज पे जो रिटेलर्स है, ये इनके पास डायरेक्टली सेल करेगा, व्हीकल अपना लगाएगा, गाड़ी अपने लेके जाएगा। और इससे जो फैक्ट्री के गुड्स है, फैक्ट्री वालों को भी इतना प्रेशर नहीं आता कि भाई हम अलग अलग एरियाज में कैसे अपने गुड्स बेचे। तो होलसेलर जो है वो क्या करता है, एक सर्टेन अमाउंट में फैक्ट्री वालों से परचेस करता है और वही छोटे छोटे अमाउंट में रिटेलर्स को बेचता है। तो होलसेलर जो रहेगा वो छोटे छोटे मोटे गुड्स में डील नहीं करेगा, वो लमसम अमाउंट में डील करेगा। फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री 5000 यूनिट्स ऑफ गुड्स बना रही है तो 5000 यूनिट्स पूरे होलसेलर खरीदेगा, राइट, पूरे 5000 यूनिट होलसेलर परचेस करेगा। बट ऑन द अदर हैंड जो रिटेलर है, ये पूरा 5000 परचेस करने की उसकी कैपेसिटी नहीं होती, वो 200 परचेस करेगा, अलग अलग एरियाज के अलग अलग परचेस करेंगे, कोई 500 यूनिट्स परचेस करेगा, कोई 200 यूनिट्स परचेस करेगा। तो ऐसे जो बिजनेस है, ये ऐसे बिजनेस चलता है। फैक्ट्री वाले पे भी बर्डन नहीं आ रहा है कि मैं हर जगह पे अपना दुकान कैसे लगाऊं, हर जगह पे मेरा वेयर हाउस कैसे लगाऊं, और होलसेलर को भी ज्यादा चिंता नहीं, क्योंकि वो अपने स्पेसिफिक अलग अलग एरियाज में गुड्स बेच रहा है। तो ये कंसेप्ट होता है होलसेलर और रिटेलर का। कोई भी फैक्ट्री है, ये ऐसे चेन चलता है। फैक्ट्री से जो गुड्स है, फैक्ट्री से गुड्स जाते हैं होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से गुड्स जाते हैं रिटेलर के पास, और रिटेलर से फाइनली जाते हैं कंज्यूमर के पास। तो ये जो चेन होता है, ये चेन बहुत रिजिड होता है। फैक्ट्री कभी भी डायरेक्टली कंज्यूमर्स को नहीं बेचता, ये दोनों को पास करने के बाद ही कंज्यूमर्स को गुड्स मिलते हैं। और ये जो होलसेलर काम कर रहा है वो फ्री में नहीं कर रहा है, ये रिटेलर जो काम कर रहा है वो फ्री में नहीं कर रहा है, सर्टेन परसेंटेज उनका होता है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रही है वो 100 रुपीज का है, ठीक है, तो ये होलसेलर को देते वक्त दे विल गिव अ डिस्काउंट 90 रुपीज में देंगे, ठीक है। फिर आगे जो रिटेलर को 95 में दिया जाएगा, ठीक है, और रिटेलर कंज्यूमर को 100 रुपीज में देगा। तो यहाँ पे इसका 10 रुपए का फायदा, इसका 5 रुपए का फायदा, और इनको अल्टीमेटली पूरा 100 रुपीज एज सच पे करना पड़ता है, राइट। तो ये चेन होता है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। तो रिटेल होलसेलर जो है ये बल्क में परचेस करेगा, ठीक है, ये लिंक रहेगा, कौन से दो लोगों के बीच में लिंक रहेगा, ये प्रोड्यूसर मतलब फैक्ट्री और दूसरा रिटेलर, ये दोनों के बीच का लिंक रहेगा, कौन, होलसेलर, ठीक है। तो होलसेलर बड़े अमाउंट में परचेस करेगा, पैसा भी उसके पास ज्यादा रहेगा, कैपिटल उसको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिटेलर। रिटेलर जो है ये फाइनल कंज्यूमर्स को चीजें बेचता है, मतलब आपके जो गली में जो दुकानदार बैठा होता है, किराना स्टोर्स वाले जो बैठे होते हैं, ये एक्चुअल में रिटेलर होते हैं, ये डायरेक्टली कंज्यूमर्स के टच में होते हैं, ये कंज्यूमर्स को डायरेक्टली चीजें बेचते हैं, दे सेल इन द स्मॉलर क्वांटिटीज। जो रिटेलर होता है उसका ज्यादा बजट नहीं होता है, उसके पास पैसे कम रहेंगे, कैपिटल कम रहेगा, ठीक है, तो थोड़े थोड़े यूनिट्स वो होलसेलर से परचेस करता रहता है, और उसके आसपास प्रॉक्सिमिटी में जितनी भी डिमांड होती है वो डिमांड के हिसाब से वो चीजें बेचता रहता है। और अल्टीमेट कॉन्टैक्ट कस्टमर्स के साथ किसका होता है, रिटेलर का होता है। ये होता है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं। फॉरेन ट्रेड मतलब यहाँ पे हम जो चीजें बेचेंगे, ये चीजें इंडिया से जाएगी बाहर के कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल इंडिया से यूएसए में जाएगी। तो इंडिया से जब चीजें हम बाहर बेच रहे हैं या बाहर से हम इंडिया में खरीद रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलेंगे, राइट। तो इंपोर्ट को समझ लेते हैं, पहले फॉरेन ट्रेड समझते हैं। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या, हम अलग अलग कंट्रीज के साथ जब ट्रेड कर रहे हैं, मतलब इंडिया ट्रेड कर रहा है भूटान के साथ, इंडिया ट्रेड कर रहा है नेपाल के साथ, इंडिया ट्रेड कर रहा है जापान के साथ, जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चीजें बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं तो इसको फॉरेन ट्रेड बोला जाता है।
बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस विद इन द कंट्रीज, नॉट इनसाइड द कंट्री, अलग अलग कंट्रीज के साथ हो रहा है। उसमें भी सबसे पहले इंपोर्ट ट्रेड है। इंपोर्ट ट्रेड में हम क्या कर रहे हैं, परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, मतलब इंडिया जब यूएसए से परचेज करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे। मतलब यूएसए से हम कोई मशीन लेके आ रहे हैं, इंडिया में लेके आ रहे हैं, यूएसए की मशीन है, अच्छी टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, तो हम इंडिया में उसको क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे। मतलब परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट ट्रेड। तो बाहर के दूसरे कंट्री से हम परचेज कर रहे हैं, इसको इंपोर्ट ट्रेड बोलेंगे। एक्सपोर्ट मतलब क्या, जब इंडिया से गुड्स हम यूएसए में बेच रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो हल्दीराम है, हल्दीराम अपना जो गुड्स अगर यूएसए में बेच रहा है, इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है हल्दीराम, सब हम यूएसए में जाके सब बेच रहे, चिवड़ा वगैरह सब, तो यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। और यूएसए की कोई चीज इंडिया में आ रही तो उसको हम इंपोर्ट बोलेंगे। अभी नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इंट्रापोर्ट। इंट्रापोर्ट मतलब बेसिकली आता है, इंडिया इंट्रापोर्ट ट्रेड सबसे ज्यादा करता है फॉर पेट्रोल वगैरह में। इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पेट्रोल ऑयल, ठीक है। तो इंडिया पेट्रोल परचेस करके करता क्या है, बाकी दूसरे कंट्रीज को वो सेल करता है, पेट्रोल के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं उसको सेल करता है। तो इंडिया क्या करता है, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज, ईरान इराक जैसे कंट्रीज, ये कंट्रीज से पेट्रोल परचेज करता है। तो पेट्रोल परचेज करने के बाद हम पेट्रोल ये रिफाइन करने के बाद बाकी दूसरे कंट्रीज को आगे बेचते हैं। जैसे छोटे छोटे कंट्रीज हो गए, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ये कंट्रीज में पेट्रोल की रिफाइनरीज एज सच नहीं होती, तो इंडिया क्या करता है, पेट्रोल परचेज करता है, इनको सेल करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रापोर्ट ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रापोर्ट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इट इन्वॉल्व्स इंपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड रीसेलिंग दिस गुड्स टू द अनदर कंट्री। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इंट्रापोर्ट ट्रेड का, इंडिया, रशिया और यूरोप, ये तीन कंट्रीज का एग्जांपल देते हैं। अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो रशिया को सबक सिखाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहे, और रशिया जो है यूरोप में सारे कंट्रीज को फ्यूल प्रोवाइड करता है, पेट्रोल और गैस प्रोवाइड करता है, राइट। तो अभी उन्होंने जब रिलेशंस खत्म कर दिया, रशिया के साथ ट्रेड अगर नहीं चल रहा है, तो रशिया क्या कर रहा है, रशिया इज सेलिंग द ऑयल टू इंडिया। रशिया अपना ऑयल इंडिया को सेल कर रहा है, ठीक है, और इंडिया यही ऑयल वापस यूरोप को सेल कर रहा है और ज्यादा प्रॉफिट में, डिस्काउंटेड रेट पे रशिया से अपने को ऑयल मिल रहा है और वही ऑयल हम यूरोप को सेल कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रापोर्ट ट्रेड बोलेंगे, राइट। तो ये क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंट्रापोर्ट ट्रेड। अभी हमने कॉमर्स से रिलेटेड ट्रेड का समझा। ट्रेड में भी हमने होम ट्रेड देखा कि विद इन द कंट्री ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड देखा। होम ट्रेड में हमने होलसेलर रिटेलर भी देख लिया। होलसेलर रिटेल के बाद हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड भी देख लिया। अभी नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अभी ये जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, ये एक सपोर्टिव मैकेनिज्म का काम करते हैं, एक सपोर्टिव रोल का काम करते हैं, जिससे कि जो बिजनेस है उसका फ्लो जो है वो स्मूथ हो जाए, बिजनेस और ज्यादा अच्छी से चले, ठीक है, ज्यादा कम समय में ज्यादा काम हो, गुड्स जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जाए, गुड्स सेफ रहे, इसका काम करता है। इट एक्ट्स एज एड टू ट्रेड, मतलब सपोर्ट कर रहा है, जो ट्रेड एग्जिस्टिंग जो चल रहा है ना उसको सपोर्ट कर रहा है, एक सपोर्टिव रोल होता है, इसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोला जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्टिव रोल क्या क्या हो सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ट्रांसपोर्ट आ जाता है, वेयर हाउसिंग आता है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, मर्केंटाइल एजेंट एंड कम्युनिकेशन। अब ये सारे जो पॉइंट्स है इसको हम डिटेल में समझते हैं, राइट। क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, तो एज इट इज ये पॉइंट सारे के सारे आपको लिखना है और इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन लिखना है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, राइट। तो पहला है ट्रांसपोर्ट। हम अगर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो ट्रेड में ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि गुड्स एक जगह पे बन रहे हैं, उसको मार्केट तक पहुंचाना जरूरी रहेगा, क्योंकि आपका मार्केट दूर हो सकता है आपके फैक्ट्री से। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया पूना और चाकन का, पूना एक बड़ा मार्केट है, चाकन से गुड्स आपको पुणे में लेके आना पड़ेगा, मार्केट यार्ड में लेके आना पड़ेगा गुड्स, राइट। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड है ये होगा कैसे, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे कैसे, ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट रोडवेज के जरिए भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट वाटरवेज के जरिए भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट एयरवेज के भी जरिए हो सकता है और रेलवेज के जरिए भी हो सकता है। तो ये अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। अभी इसमें से सबसे अगर चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर देखेंगे तो रेलवे भी एक चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वाटर सबसे बड़ा चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आपको अगर अब्रॉड कुछ चीजें भेजनी है, दूसरे कंट्रीज में भेजनी, तो जो वाटर होता है, वाटरवेज होता है, शिप्स में आप आपके गुड्स भेज सकते हैं, वो सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे एक जगह पे गुड्स बन रही है, उसकी डिमांड कहीं और हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में चीजें बन रही है, उसकी डिमांड अगर गुजरात में चल रही है तो गुजरात तक गुड्स लेके जाने पड़ेंगे, तो बाय रोड लेके जा सकते हैं, रेलवे से लेके जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है।
तो यहाँ पे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजना मैंडेटरी हो जाता है। क्यों मैंडेटरी हो जाता है? क्योंकि जहां चीजें बिकेंगी वहां बेचनी पड़ेगी, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, राइट। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मेन मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी ये जो ट्रांसपोर्ट है ये बस चीजें नहीं ट्रांसपोर्ट करता है, ये लोगों को भी ट्रांसपोर्ट करता है, गुड्स कैरियर भी होता है, राइट। तो ट्रांसपोर्ट जो है ये एक ट्रेड के लिए सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब बेसिकली ये गोडाउन होता है। गोडाउन में आप क्या करते हो कि कुछ चीजों की डिमांड साल भर नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर रेनकोट की बात करें तो रेनकोट जो है ये बस रेनी सीजन में लगेगा, ठीक है। रेनी सीजन में रेनकोट की जरूरत पड़ेगी, पूरे 12 महीने तो रेनकोट पहन के नहीं घूमते आप लोग। तो रेनकोट को जब बारिश की सीजन नहीं चल रहा है तो रेनकोट को आपको गोडाउन में भर के रखना पड़ेगा। तो जब बारिश का सीजन शुरू हो जाएगा तो गोडाउन में से उसको वापस बाहर निकालना पड़ेगा और दुकानों में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब जो चीज की डिमांड होती है उसको मार्केट में लाया जाता है, जब उसकी डिमांड नहीं है उसको वेयर हाउस में रखा जाता है, ठीक है। सेम थिंग इज विद एग्रीकल्चर ऑल्सो। एग्रीकल्चर में भी जब भाव फार्मर्स को ज्यादा मिलता है तभी वो वेयर हाउस में से अपने चीजें निकालते हैं, ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, वैसी बातें होती है, राइट। तो वेयर हाउस जो है ये एक जो गैप होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में, मतलब आपने फैक्ट्री में बना लिया और फाइनल कंज्यूमर परचेस करने का जो गैप है ये वेयर हाउस फिलअप करता है, राइट। सर्टेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर एंड कंज्यूम ओनली इन अ पर्टिकुलर पार्ट। मतलब कुछ चीजें होती है वो साल भर तो बनती है पर कंज्यूम साल के कुछ महीनों में ही होती है। जैसे कि रेनी सीजन में मैंने रेनकोट बोल दिया, विंटर सीजन में स्वेटर्स हो जाते हैं, राइट। आइसक्रीम हो जाती है, आइसक्रीम आप समर सीजन में ज्यादा खाते हो पर बहुत सारे लोग हैं वो थ्रू आउट द ईयर भी खाते हैं, बट समर सीजन में उसको ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, राइट। तो ऐसा है। इन द एरा ऑफ मास प्रोडक्शन स्टोरेज इज इंडिस्पेंसिबल। जब हम मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए ये वेयर हाउस का जो कंसेप्ट है ये बीच में आ जाता है। द गुड्स शुड बी स्टोर्ड केयरफुली फ्रॉम द टाइम एंड आर प्रोड्यूस्ड टिल द टाइम दे आर सोल्ड एंड दे आर प्रोड्यूस्ड टिल द टाइम दे आर सोल्ड। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो गुड्स है उसको केयरफुली रखना भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एग्रीकल्चर की चीजों में डील कर रहे हैं, आपने वेयर हाउस में आपका जो ओनियन है, पोटैटो है, वो सब रख दिया। अगर वेयर हाउस में रखते रखते ओनियन को अगर कीड़े लग गए तो आपके ओनियन का कोई फायदा रहेगा? आप उसको मार्केट में बेच पाओगे? नहीं। तो वेयर हाउस में उसको केयरफुली स्टोर करके रखना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसके ऊपर कॉस्ट आपको लगानी पड़ती है, खर्चा करना पड़ता है। स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड टू प्रिवेंट द लॉस डैमेज। वेयर हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड एज गोडाउन। और एक स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ती है आपकी चीजों को संभालने के लिए, और जो वेयर हाउस है इसी को गोडाउन ही बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोडाउन होते हैं वेयर हाउस की फैसिलिटीज आपको मिलती है, तो वेयर हाउस की फैसिलिटीज को आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, उसका भी एक अलग से खर्चा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर्स के लिए फ्री वेयर हाउस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। और वेयर हाउस जो है ये भी एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है, किसके लिए? ट्रेड के लिए। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस की अगर हम बात करेंगे तो इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है कि आपके साथ अगर कोई अनसर्टन कंडीशन होने वाली है, अनसर्टन इवेंट आपके साथ में अगर होने वाला है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप पहले से कुछ प्रिकॉशन ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कभी भी आग लग सकती है, ठीक है। अगर फैक्ट्री में आग लग गई तो आपके जितने भी गुड्स है, ठीक है, वो सारे जल जाएंगे, फैक्ट्री जल जाएगी। तो आपको अगर फैक्ट्री वापस बनानी है तो उसके लिए खर्चा बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, बहुत पैसा लगेगा। वापस फैक्ट्री खड़ी करने के लिए इतने मेहनत से आपने फैक्ट्री सेटअप की थी तो उसका खर्चा आपको वापस उठाने की आपकी कैपेसिटी नहीं है, एक दिन में इतना पैसा कहां से लाओगे, राइट। तो आप क्या करते हो? फायर इंश्योरेंस ले लेते हो। फायर इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, ये इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, आपके पास आती है, आपको बोलती है आप सर्टन अमाउंट मंथ टू मंथ ईयरली आप हमको पे करते रहिए, और आपके फैक्ट्री के साथ अगर कुछ अनसर्टन इवेंट हो जाता है, आग लग जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो वो डैमेज हम आपको भर के देंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस बोलते हैं। तो इंश्योरेंस में आपका जो लॉस है वो भर के देती है इंश्योरेंस कंपनी, बट आपको प्रीमियम अमाउंट जो मंथली अमाउंट होता है, ईयरली अमाउंट होता है, वो आपको पे करना होता है, राइट। तो इंश्योरेंस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, और मराइन इंश्योरेंस होता है, ठीक है। मराइन इंश्योरेंस मतलब वाटर के लिए होता है, शिप्स के लिए होता है। लाइफ इंश्योरेंस अपने लाइफ के लिए होता है। तो ये जो इंश्योरेंस होता है ये भी बिजनेस के लिए बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि आप अगर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट भी आपके गुड्स को बहुत कुछ हो सकता है, आग लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसके लिए भी आप इंश्योरेंस निकाल के रख सकते हो, राइट। तो ये बहुत हेल्पफुल चीज होती है। देयर आर वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। द गुड्स में बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द एक्सीडेंट और स्टोरेज, फायर और थेफ्ट, ठीक है। तो आपके अनसर्टन इवेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है,
इंश्योरेंस होता है? इट हेल्प्स टू कॉम्पनसेट द लॉस सफर्ड। आपका जो भी लॉस हुआ है वो आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा। कौन कॉम्पनसेट करेगा? इंश्योरेंस कंपनीज कॉम्पनसेट करेगी, राइट? द बिजनेसमैन हैज टू इंश्योर हिज गुड्स एंड पे प्रीमियम रेगुलरली। और ये जो बिजनेसमैन होते हैं वो फ्री में तो कॉम्पनसेशन पे नहीं करेंगे, नुकसान आपका फ्री में तो नहीं करके देंगे, तो आपको क्या करना पड़ता है? टाइम टू टाइम, मंथली हो या ईयरली हो, आपको सर्टन प्रीमियम अमाउंट, सर्टन मनी आपको इंश्योरेंस कंपनीज के पास भरना होता है। रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड कंप्लीटली बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड। बिजनेस में जो भी रिस्क होते हैं उसको हम कम कर सकते हैं, कंप्लीटली वैनिश ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस में अनसर्टन कंडीशंस होते रहते हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस जो है ये एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में। बैंकिंग ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। बैंक के वजह से ही पूरा बिजनेस चलता है। विदाउट बैंकिंग मेरे को नहीं लगता कि आप कोई बिजनेस एक अच्छी से फ्लुएंसी से चला सकते हो। बैंक कितनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। बैंक आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, आपको लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है, आपका पैसा संभालता है। आपके बिजनेस में अगर लाखों करोड़ों रुपए तो आप बैंक में रख सकते हो, आपको सेफ्टी की चिंता नहीं है, आपको चोरी की चिंता नहीं है। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। आप आपका पैसा जो हिसाब है वो भी बैंक के पास रख सकते हो। बैंक आज आप गूगल पे यूज करते हो, आपका आपके पास बैंक के ट्रांजैक्शन, नेट बैंकिंग वगैरह होता है, उसमें सारे आपको ट्रांजैक्शन दिखते हैं कि पैसा खर्चा कहाँ हुआ और मेरा पैसा कहाँ कहाँ से आया। तो आपको ज्यादा हिसाब रखने की भी जरूरत एज सच नहीं पड़ती। तो बैंकिंग जो है ये मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत स्मूथली रन करता रहता है, ठीक है। जो बैंक सिस्टम है ये इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करने के बाद आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा स्मूथली चलता है। आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप बैंक में आपका अकाउंट निकालते हो, सेविंग्स अकाउंट होता है। जो बिजनेस के लिए जो अकाउंट होते हैं बेसिकली वो करंट अकाउंट होते हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट सैलरीड आदमी के लिए होता है, और आप अगर बिजनेस चला रहे हो तो बैंक में जाके आप करंट अकाउंट निकालोगे, राइट। तो करंट अकाउंट में आपको अलग अलग फैसिलिटीज होती है, ये कौन देता है? बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम भी जो है ये बिजनेस के लिए एक सपोर्टिव रोल का काम करती है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। अभी एडवर्टाइजमेंट आपने एक बात सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है, राइट। तो दिखेगा तो वही बिकेगा। जो आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, जो लोगों को सामने दिखेगा, तभी आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चलेगा, तभी लोग आपका प्रोडक्ट परचेस करेंगे, तभी धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो ये सारी चीजें किससे होगी? एडवर्टाइजमेंट से होगी। एडवर्टाइजमेंट बेसिकली होता क्या है कि आपके बारे में बस लोगों को बताना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके कंपनी के बारे में, आपके बारे में पता होना चाहिए। दैट इज एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट में आप लोगों का भरोसा जीतने का काम करते हैं। जितना ज्यादा ट्रस्ट आप गेन करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, जितना आपका बिजनेस जो है वो बूस्ट कर रहा होता है, राइट। तो मार्केटिंग जो होता है, ये मार्केटिंग आज के दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बिजनेस में हो गया है। बहुत सारी कंपनीज एडवर्टाइजमेंट पे सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं। एक्टर्स को लिया जाता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लिया जाता है, उनको इतना सारा हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है जिससे कि उनकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या है? एडवर्टाइजमेंट। द प्रोड्यूसर कम्युनिकेट्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर इन द कंज्यूमर्स। मतलब ये जो प्रोड्यूसर होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एडवर्टाइजमेंट के, हमारा सो एंड सो प्रोडक्ट है, उसके बेनिफिट्स ये ऐसे है, ये सर्टन सेलिब्रिटी भी ये प्रोडक्ट यूज करता है, तो आपने भी ये यूज करना चाहिए। तो एक ऐसा एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट या डिजायर बिल्डअप करने की यहाँ पे कोशिश होती है। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है? न्यूज़पेपर पे की जाती है, टीवी चैनल्स पे की जाती है, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, ठीक है, बैनर्स पोस्टर्स लगाए जाते हैं, पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं, ये सारी चीजों से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। और एडवर्टाइजमेंट भी होता है तो ऐसे जगह पे किया जाता है जहां पे क्राउड सबसे ज्यादा, ऐसे जगह पे एडवर्टाइजमेंट होता है जहां पे सबसे ज्यादा लोग आ रहे हो या वहां पे लोगों का क्राउड आना जाना ज्यादा हो, ऐसे जगह पे एडवर्टाइजमेंट करना ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जिससे कि एडवर्टाइजमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैले, कम पैसे में ज्यादा लोगों तक एडवर्टाइजमेंट पहुंचे। और एडवर्टाइजमेंट से होता क्या है? एट द एंड ऑफ द डे आपका ही प्रोडक्ट बेचा जाता है एडवर्टाइजमेंट से। लोगों को जब पता चलेगा कि सर्टन प्रोडक्ट मार्केट में है, तभी लोग उसको परचेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि ये सो एंड सो प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मर्केंटाइल एजेंट। ये एजेंट का जो कंसेप्ट है माइग्रेशन की वजह से बहुत बढ़ गया। माइग्रेशन मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जॉब के लिए जाते हो, एजुकेशन के लिए जाते हो, तो नई जगह के बारे में आपको पता नहीं होता, राइट। तो नई जगह के बारे में पता नहीं होता तो आपको वहां पे घर लेना होता है, आपको वहां पे रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है, फ्लैट लेना होता है रेंट पे, तो आपको जगह के बारे में नहीं पता होता, इसलिए आप एक एजेंट हायर करते हो। तो ये एजेंट वहां का लोकल आदमी होता है, वो एजेंट क्या करता है, आपको अगर रेंट पे फ्लैट चाहिए तो वो आपको अच्छा फ्लैट दिखा देता है, अच्छी लोकेलिटी में दिखाता है, वहां पे आप सारे फैसिलिटीज आपको देता है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें, क्योंकि ये एजेंट को वहां की
बातें या सब चीजें पता होती है लोकल एरिया की। तो एजेंट के हिसाब से एजेंट को आप 1 मंथ ऑफ रेंट आपको उसको दे देते हो या सर्टन अमाउंट उसको देना पड़ता है, उससे फिर आपको फ्लैट मिल जाता है। 2 लोगों का वो क्या करता है, यहाँ पे सेटलमेंट करता है, विन विन सिचुएशन बेसिकली यहाँ पे होती है। तो सेम जो फैक्ट्री वाले होते हैं, ये फैक्ट्री वाले भी ऐसे एजेंट को ढूंढते हैं जो उनका गुड्स बेच के दे। ऐसा एजेंट जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में उसकी पकड़ है, मार्केट में उसकी पकड़ है, और ये फैक्ट्री का जो माल है, जितने भी गुड्स है, वो कैसे ना कैसे करके उसको बेच दे। ये एजेंट जो है ये भी बिजनेस में बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। इनके पास अलग स्ट्रेटेजीज होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, उनके कॉन्टैक्ट ज्यादा होते हैं, दुकानदारों के साथ उनके कॉन्टैक्ट होते हैं। तो फैक्ट्री से वो क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं और ये अलग अलग एरियाज में जाके बेचते हैं। कौन बेचता है, एजेंट बेचता है। इसको मर्केंटाइल एजेंट भी बोला जाता है। और ये 2 लोग, मर्केंटाइल एजेंट होता है, ये 2 लोगों का गैप फिल करता है। किसका किसका, बायर का और सेलर का। ये दोनों का जो गैप है ये ब्रिज कौन कर रहा है, मर्केंटाइल एजेंट ये गैप को ब्रिज करता है, राइट। और मर्केंटाइल एजेंट भी एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है क्योंकि इससे आपका बिजनेस जो है वो बूस्ट हो रहा है। और लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है, ये कम्युनिकेशन आज के जो मॉडर्न दुनिया है, जो बिजनेस या आज का जो जमाना इतना फास्ट सोशल मीडिया की वजह से डेवलप होता जा रहा है, कम्युनिकेशन उसमें बहुत ज्यादा मैटर करेगा। कम्युनिकेशन मतलब हर चीज का कम्युनिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अगर अमेजोन से कुछ चीजें मंगाते हो, राइट, कुछ चीजें ऑर्डर करते हो, तो अमेजोन से आपको हर एक चीज का कम्युनिकेशन होता है कि कहाँ से आपका पार्सल निकला, कहाँ तक पहुंचा, ठीक है। फिर आपके जो सिटी है वो सिटी में आएगा, तब आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि सो एंड सो सिटी में वो आया हुआ है। फिर आपके आपके घर पे जिस दिन डिलीवर होगा उस दिन आपको कॉल भी आएगा कि आज आपका डिलीवर होने वाला है। तो ये कम्युनिकेशन जो है, ये कम्युनिकेशन आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और विद इन द बिजनेस भी आप अगर चीजें बाहर भी बेच रहे हो, इंडिया के बाहर भी बेच रहे हो, उसमें भी कम्युनिकेशन बहुत काम में आएगा। रिटेलर, कंज्यूमर, फैक्ट्री में भी मार्केटिंग एजेंट, फिर रॉ मटेरियल परचेसिंग डिपार्टमेंट, ये सारे चीजों का कम्युनिकेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी। इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज एन इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। द इंफॉर्मेशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड। देयर इज अ नीड टू communication to facilitate the traders, producers, consumer and to exchange information with one another. Various means of communication such as cell phone, postal services, emails. अभी ये तो बहुत पुराने हो गए। आज के जमाने में हम व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप के बाद सोशल मीडिया भी बहुत जगह पे यूज होता है, इंस्टाग्राम यूज होता है, टेलीग्राम यूज होता है। तो ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए। आपको एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, आप सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन, मर्केंटाइल एजेंट, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हमने ओसी का चैप्टर नंबर 1 ये सारे वीडियोस में खत्म किया है, ठीक है। बहुत ही जल्द मैं सेकेंड चैप्टर पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, बाय, टेक केयर।